हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीएससी 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है जीएस वर्ल्ड द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करें। और वीडियो समाप्त होने के बाद अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। और इसके लिए देखिए यूपीपीएससी 2024 के लिए जो भी प्रैक्टिस सेट्स अब तक सॉल्व कराए गए हैं उन सभी के लिए एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जहाँ पे आपको सारे प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। तो जो लोग सीरीज वाइज सारे प्रैक्टिस सेट, सारे टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं, वो लोग जो है प्लेलिस्ट में जा करके सारे जो टेस्ट सीरीज है वो देख सकते हैं। और इसके साथ जो है आपके यानी जो टेस्ट सीरीज हैं, जैसे दृष्टि आईएएस हो गया, ध्येय आईएएस हो गया, उनके टेस्ट सीरीज भी जो आगे के टेस्ट सीरीज हैं जितना अब तक कराया जा चुका है, उसके बाद के जो टेस्ट सीरीज जैसे मार्केट में आते हैं वैसे उन्हें भी कराया जाएगा। उसके साथ साथ वार्षिकी जो घटना चक्र करंट अफेयर है वो भी मार्केट में हो सकता है आ जाए, कल में आ जाए। तो जैसे वो आ जाता है उसको भी प्रॉपर कवर किया जाएगा। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। जो भी आपके सिलेबस हैं यूपीपीसीएस के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो जीएस वाला सेक्शन हो या फिर करंट अफेयर वाला, उन सबको प्रॉपर अच्छे से कवर किया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, अवसर की समता या फिर अखंडता? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है। और 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, 1976 में, इसके माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। और वे थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, कैबिनेट मिशन योजना 1946, क्रिप्स मिशन योजना 1942 या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए। संविधान सभा की कुछ समितियां दी गई हैं और उस समिति के अध्यक्ष दिए गए हैं, जिसकी अध्यक्षता जो है उनके द्वारा की गई थी, उसे आपको सम्मिलित करना है। मौलिक अधिकार की जो उप समिति थी, इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नागरिकता पर तदर्थ समिति, जो नागरिकता पर तदर्थ समिति थे, इसके अध्यक्ष थे एस वरदाचारी। संविधान सभा के कार्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी, संविधान सभा के कार्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। ठीक है। तो मौलिक अधिकार की जो उप समिति थी जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में बना था। प्रक्रिया नियम समिति जो थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। नागरिकता पर तदर्थ समिति एस वरदाचारी। और संविधान सभा के कार्यों की जो समिति थी जीवी मावलंकर की अध्यक्षता में बनाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन ए हो जाएगा। वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया जा सकता। अगर वार्षिक केंद्रीय बजट जो है लोकसभा में पारित नहीं होता है तो क्या होगा? बजट को संशोधित करके पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। बजट को सुझाव के लिए राज्यसभा को भेजा जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री को पदत्याग के लिए कहा जाएगा या फिर प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दिया जाएगा। कह सकते हैं कि इनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव रहेगा। और लोकसभा में बजट पारित न होने का मतलब यही है कि सरकार अपना जो विश्वास मत है वो खो चुकी है और सरकार अभी सरकार बनाने के कंडीशन में नहीं है। तो इनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, जिसके बाद हो सकता है कि अगर वो अपना विश्वास मत हासिल नहीं कर पाती है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? बात करें अगर राष्ट्रीय ध्वज को, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का जो सत्यापन किया गया था वह 1949 में किया गया था। ठीक है, 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन हुआ था। संविधान का अंतिम प्रारूप जो बना था, संविधान का अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप बनाया गया था। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1432, 1432, ऑप्शन सी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एन माधव राव या फिर एन गोपाला स्वामी अयंगर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है यह भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थे इसके सदस्य नहीं थे। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों और अध्यक्ष की बात करें तो इसमें टोटल 7 लोग थे, जिसकी अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णम स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन माधवराव तथा टी कृष्णमचारी, यह लोग इसके सदस्य थे, जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। टोटल लोगों की संख्या 7 थी। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें शामिल नहीं थे। भारतीय संविधान में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की जो विशेषता ली गई है किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, भारत शासन अधिनियम 1935 या फिर कनाडा के संविधान से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में जो व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक वृत्ति का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा या फिर संविधान को मानना तथा इसके आदर्शों का सम्मान करना। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। और अगर मौलिक कर्तव्य की हम बात करें तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। आगे चल करके एक अन्य मौलिक कर्तव्य, एक जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसे जोड़ा गया था। कब? 86वें संविधान संशोधन 2011 में। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। यह जो है जो सार्वजनिक चुनाव में जो मतदान करने की बात की गई है यह जो है एक कानूनी अधिकार है। ऑप्शन ये हो जाएगा। प्रदेश के कितने जिलों में विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है? उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में विकास प्राधिकरण का गठन हुआ है? 51, 45, 35 या फिर 27। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 27 जिलों में। उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित निर्देशों एवं दस्तावेजों इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भारत में संविधान 1950 में किस रूप में इसे शामिल किया गया है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का परिमाण, भारत सरकार की कार्यवाही का संचालन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे जो है डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व के रूप में इसे शामिल किया गया। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट को तैयार करने तथा संसद में उसे प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है? राजस्व विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्तीय सेवाओं का विभाग या फिर व्यय विभाग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा केंद्रीय बजट को तैयार किया जाता है और संसद में उसे प्रस्तुत कराया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्य ग्राम विकास संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में, इलाहाबाद में, कानपुर में या फिर आगरा में। राज्य विकास जो संस्थान है यह आपके लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। और इसकी अगर हम बात करें, इसका पहली बार जो गठन किया गया था वह 1982 में किया गया था। 1982 में इसका पहली बार गठन किया गया था और यह जो है आपके लखनऊ में है, 1 अप्रैल 1982 को। ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तरांचल या उत्तराखंड के गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? 401, 402, 403 या फिर 404। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 403। ठीक, 403 ऑप्शन सी हो जाएगा। और आंग्ल भारतीयों के जो प्रतिनिधित्व जिसमें प्रावधान था कि एक सदस्य अगर आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व लोकसभा या राज्यों की विधानसभा में न हो तो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 और राज्यों की विधानसभा में राज्यपाल द्वारा 1 सदस्य का जो मनोनयन किया जाता था, इसको समाप्त कर दिया गया है। जिसके बाद अगर बात करें तो इसके सदस्यों की संख्या 402 हो गई। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग की प्रत्येक अनुशंसा को संसद के सदन में रखने के लिए बाध्य कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री या फिर केंद्रीय वित्त मंत्री। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा चुनाव सिद्धांत का सूत्रपात हुआ था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1919। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा भारत में सर्वप्रथम चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ठीक है, सीमित मताधिकार दिया गया था, लेकिन सबसे पहले जो इसकी शुरुआत देखी गई है वह
भारत परिषद अधिनियम 1892 में देखी गई है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। भारत की संचित निधि का जो उल्लेख किया गया है वह संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है। धन विधेयक का प्रावधान है अनुच्छेद 110 में। वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में। और भारत की जो आकस्मिकता निधि है इसका उल्लेख 267 में किया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 3152 ऑप्शन डी। भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? अखिल भारतीय संघ का निर्माण, प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन, राज्य में द्वैध शासन की समाप्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपके सही हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा एक अखिल भारतीय संघ निर्माण करने की बात की गई थी, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी और राज्यों में जो द्वैध शासन लागू था इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, राज्यों में द्वैध शासन की जो शुरुआत है वह 1919 के अधिनियम द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और 1935 द्वारा इसे समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। तो सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। हमने हमेशा से यह कहा है कि समाजवाद का हमारा ब्रांड है। हम अपनी ज़रूरत के अनुसार जिन क्षेत्रों में आवश्यकता होगी उनका राष्ट्रीयकरण करेंगे। सिर्फ राष्ट्रवाद ही समाजवाद का हमारा प्रकार नहीं है। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर चौधरी चरण सिंह? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी द्वारा यह वक्तव्य दिया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अंतर्राज्यीय जल विवाद किस अनुच्छेद में जो है अंतर्राज्यीय जल विवाद का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 362 या फिर अनुच्छेद 261? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय जल विवाद आयोग की बात की गई है। ठीक है, मान लीजिए दो राज्यों के बीच जो जल को लेकर के विवाद होता है उसकी मध्यस्थता के लिए, उसमें समझौता कराने के लिए, ठीक है, जो राष्ट्रीय जल विवाद आयोग का गठन करने की बात की गई है उसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 262 में मिलता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आपातकाल का आधार नहीं माना जा सकता? बाह्य आक्रमण युद्ध, आंतरिक गड़बड़ी या फिर सशस्त्र विद्रोह? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आंतरिक गड़बड़ी। ठीक है, देखिए 1978 के पहले आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर जो है आपातकाल की घोषणा की जाती थी, लेकिन 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो अब जो है आंतरिक अशांति नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल की घोषणा होती है, न कि आंतरिक गड़बड़ी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद का सृजन कब किया गया था? 1975, 1950, 1977 या फिर 1965? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले 1975 में उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को पारित किया गया था। ठीक है, और इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो लोकायुक्त बनाए गए थे वह 1977 में बनाए गए थे। ठीक, और उत्तर प्रदेश के पहले जो लोकायुक्त थे वो विशंभर दयाल शर्मा थे। ठीक है, विशंभर दयाल थे। ठीक, कब बनाया गया था? 1970 में सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन किया गया था और पहले लोकायुक्त जो विशंभर दयाल थे, और लोकायुक्त पद का जो सृजन किया गया था वो 1975 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण का स्थापना कब हुआ था? 1976, 75, 1977 या फिर 1971? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1976 में। ठीक, 1976 में। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष मदन मोहन वर्मा थे, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंद राम खेर या फिर नफीकुल हसन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी। प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है नगर निगम के सदस्यों द्वारा, नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, निगम में सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा जो है जो मेयर हैं इनका निर्वाचन होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आंतरिक जो अतारांकित प्रश्न है इसके बारे में कौन सा विकल्प सही है? इस पर तारे का चिन्ह होता है और इसके उत्तर जो है मौखिक रूप से दिए जाते हैं और इस तरह के प्रश्नों पर पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3 सही है। ठीक है, केवल 3 सही है। इसकी अगर हम बात करें जो अतारांकित प्रश्न होता है इस पर तारे का चिन्ह होता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें जो उत्तर दिया जाता है वो मौखिक नहीं बल्कि लिखित रूप में दिया जाता है।
लिखित उत्तर दिया जाता है और उसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो केवल तीसरा आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? गोविंद बल्लभ पंत, टीएन सिंह, नित्यानंद स्वामी या फिर राम नरेश यादव? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जो नित्यानंद स्वामी हैं यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। बाकी गोविंद बल्लभ पंत, टीएन सिंह और राम नरेश यादव, यह तीनों लोग जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता है? शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रधानमंत्री का नेतृत्व या फिर लिखित संविधान? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका शक्तियों का बंटवारा, ठीक, स्वतंत्र न्यायपालिका और लिखित संविधान। 1-3-5, 1-3-5 ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम बात करें संघीय सरकार की जो विशेषताएं होती हैं इसके अंतर्गत जैसे दोहरी सरकार, लिखित संविधान, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान और जो स्वतंत्र न्यायपालिका है यह, इसके बाद है द्विसदनी विधायिका। तो ये सभी जो है आपकी संघीय सरकार की विशेषताएं हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय 1882 के पश्चात अस्तित्व में आए। उस समय लॉर्ड लिंटन भारत के वायसराय थे। महात्मा गांधी राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थक थे परंतु आर्थिकी के नहीं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो पूछा है कौन सा विकल्प गलत है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपका गलत है। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में तो हुई थी, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिंटन थे, यह गलत है। उस समय भारत के जो वायसराय थे वह रिपन थे। ठीक है, और महात्मा गांधी यह राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के साथ आर्थिक सत्ता के भी विकेंद्रीकरण के पक्षधर थे। ठीक है, तो दोनों विकल्प आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की संविधान 450 से अनधिक सदस्यों से मिलकर के बनेगी जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के लिए चुने जाने के लिए अर्ह नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है, इसमें क्या पूछा है कि कौन सा विकल्प इसका सही है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, एक सेकेंड, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें, इसमें क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति राज्य की विधानसभा के लिए चुने जाने के लिए अर्ह होगा अगर उसकी आयु जो है 25 वर्ष से मतलब कम नहीं होनी चाहिए। ये भी बात बिल्कुल सही है। और इसमें अगर हम बात करें, पहला आपका गलत हो जाएगा। गलत क्यों है? क्यों भारतीय संविधान में जो प्रावधान किया गया है इसके अंतर्गत विधानसभा में प्रतिनिधियों की जो अधिकतम संख्या है वह 500 से अधिक नहीं हो सकती, और जो न्यूनतम है वह निर्धारित जो की गई है वह निर्धारित की गई है आपकी इसकी 60 से कम नहीं होगा, 60 से कम नहीं और 500 से अधिक नहीं होगा। लेकिन इसके कुछ राज्य अपवाद हैं जहाँ पे जो विधानसभा की सीटें हैं वह 60 से कम है। ठीक है, जैसे मिजोरम, नागालैंड। ठीक है, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, यहाँ पे विधानसभा की जो सीटें हैं वो 60 से कम है। और दूसरा आपका जो है ये आपका सही हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि विधानसभा के लिए जो चुने जाने के लिए अर्हता होगी वह जो है 25 वर्ष है और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष है। ठीक है, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष है और विधानसभा के लिए 25 वर्ष है। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा, पहला जो है यह गलत है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। निवारक निरोध कानून के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? प्रत्यक्ष रूप से निवारक निरोध कानून सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का हथियार है। वर्तमान में इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को आशंका के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। निवारक नज़रबंदी अधिकतम 6 माह के लिए हो सकती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रत्यक्ष रूप से जो निवारक निरोध कानून है यह सरकार के हाथ में असामाजिक जो तत्व हैं, जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, इनसे निपटने का क्या देता है, एक हथियार के रूप में कार्य करता है। यह बात बिल्कुल सही है और इसका जो उल्लेख किया गया है यह अनुच्छेद 22 में इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, बाकी दूसरा कह रहा है कि वर्तमान में इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को आशंका के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। निवारक निरोध में जो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा सकता है वह आशंका के आधार पर ही गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर यह सरकार को आभास हो जाए या सरकार की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनको पता चल जाए कि कहीं पे कुछ लोग जो है किसी व्यक्ति द्वारा बम विस्फोट किया जाएगा, करने की योजना बनाई जा रही है, या फिर से कहीं पे जो सामाजिक तत्व हैं उसको भड़काने की बात की जा रही है, जो सामाजिक सौहार्द है उसको भड़काने की बात जो है योजना बनाई जा रही है, तो उस आधार पर उस व्यक्ति को यह कृत्य करने के पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा।
और तीसरे में कह रहा है कि निवारक नज़रबंदी अधिकतम 6 महीने के लिए हो सकती है, गलत है। निवारक नज़रबंदी जो होती है यह अधिकतम 3 महीने के लिए होती है, ठीक है, अधिकतम 3 महीने के लिए निवारक नज़रबंदी हो सकती है, ठीक। तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा तीसरा गलत है, ऑप्शन ए सही है। लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में कौन सा विकल्प सही है? वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के 6 माह के भीतर सदन का सदस्य होना पड़ेगा। यदि वह अपना त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करके देना होगा। कौन सा विकल्प जो है इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरा सही, अन्य दोनों विकल्प गलत है। वह जो अपना जो त्यागपत्र है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, आपका गलत है, ऐसा नहीं है। वह जो है सरकार के मतलब कह सकते हैं कि इसे जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है इसे हटाने के लिए प्रॉपर जो है एक क्राइटेरिया रखी गई है, ठीक है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है, तो यह आपका जो है गलत हो जाएगा। दूसरे में क्या कह रहा है कि यह जो है अगर जिस समय अध्यक्ष बन रहा है उस समय अगर इस सदन का सदस्य नहीं है तो भी इसे अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ये भी आपका गलत है, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए सदन का सदस्य होना जरूरी है, ठीक है। सदन का सदस्य होना जो है वह जरूरी है लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए। तो पहला दूसरा गलत है, तीसरा आपका सही हो जाएगा। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है? भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। आकस्मिक निधि और लोक लेखा से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। देखिए लोक लेखा का जो कार्य है यह नहीं है, ठीक है। लोक लेखा जो है सार्वजनिक धन किस रूप में खर्च किए जा रहे हैं, अगर किसी योजना परियोजना के लिए जो धन का आवंटन किया गया है उसका यूज जो है सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। सरकार जो है जो पैसे हैं उसका दुरुपयोग तो नहीं कर रही है, ये सब जो है जांच चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, दोनों करने का जो उत्तरदायित्व है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पास है, ठीक है। लेकिन वह जो है धन के निर्गमन से संबंधित और वह धन जो है सार्वजनिक व्यय में कहाँ जमा हो रहा है या फिर राजस्व कोष में जमा हो, यह कार्य जो है इसका नहीं है, ठीक है। और यह जो अपनी रिपोर्ट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र में जो रिपोर्ट है राष्ट्रपति के पास सौंपता है, केंद्र में रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राज्यों में यह रिपोर्ट अपनी राज्यपाल को देता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है? भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच विवाद या फिर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद। देखिए अगर उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्र अधिकार की बात करें तो भारत या किसी राज्य के बीच विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, यह दोनों जो है किसके अंतर्गत आते हैं? या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 4, ठीक। राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में मताधिकार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा, संसद और राज्य विधानमंडल के चुने हुए सदस्यों द्वारा, संसद और राज्य विधानमंडल के चुने हुए सदस्यों द्वारा या फिर लोकसभा और राज्य विधानमंडल के चुने हुए सदस्यों द्वारा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद और राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा मिल करके राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान किया जाता है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक। मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं और विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा जो है राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान राज्य सूची के विषय पर विधायन नहीं कर सकती है जब तक भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश न दे, राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रहित में आवश्यक है, विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि ऐसा विधायन आवश्यक है, या फिर राष्ट्रीय आपातकाल के समय। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 और 4, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन डी इसका सही है, ऑप्शन डी। अगर राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्र हित में ऐसा करना आवश्यक है या फिर राष्ट्रीय आपातकाल हो, इन दोनों कंडीशनों में जो है संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है, ठीक है। इन दोनों कंडीशन में संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। या तो उस राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाए, उसके साथ साथ या फिर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, तो इस कंडीशन में हो सकता है। परिसीमन आयोग के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। कौन सा विकल्प इसका सही होगा?
इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपके सही हैं। और परिसीमन आयोग को जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं उसके लिए अगर हम बात करें तो कुछ अनुच्छेद हैं जिसमें जो है परिसीमन आयोग की शक्तियों का उल्लेख किया गया, जैसे अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? इसका गठन भारत के राष्ट्रपति के आदेश से हुआ है। इसका गठन 1985 में किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। देखिए, अगर हम बात करें प्रशासनिक, जो केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण है, इनका जो उल्लेख है वह भाग 14 सब क्लॉज क में किया गया। ठीक है, इसमें जो है प्रशासनिक प्राधिकरण का उल्लेख किया गया है और इसे जो जोड़ा गया था अधिकरण को, वह 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, भारतीय संविधान में जो है इस प्रावधान के माध्यम से संशोधन करके इसे जोड़ा गया था। और इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो गठन है 1985 में किया गया था, यह आपका सही हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हुआ है, यह आपका विकल्प जो है गलत है। ठीक है, और सरकार द्वारा 1985 में प्रशासनिक प्राधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण, राज्य प्रशासनिक प्राधिकरण, इसकी स्थापना के लिए केंद्र सरकार द्वारा इसे अधिकृत किया गया था। ठीक है, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा, पहला गलत है। संसद में विधेयक प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। कौन सा विधेयक जो है संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है? एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक, ऐसे कराधान विधेयक जिसमें राज्य का हित निहित हो, राज्यों की सीमा में फेरबदल करने से संबंधित विधेयक या फिर धन विधेयक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी विधेयकों को अगर लाना है तो उसके पहले जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य होती है। जैसे अगर नए राज्यों का गठन करना हो, ऐसे कराधान विधेयक जिसमें राज्यों का हित शामिल हो, या फिर राज्यों की सीमा में बदलाव करना हो, या फिर धन विधेयक हो, यह लाने से पहले जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। वित्त आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किन विषयों पर अनुशंसाएं दी जाती है? कर से हुए प्राप्तियों का केंद्र और राज्यों के बीच वितरण, भारत की लोक लेखा से राज्यों को आवंटित की जाने वाली राशि। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा जो है यह गलत है। भारतीय लोक लेखा से राज्यों को जो आवंटित की जाने वाली राशि होती है, इसके बारे में वित्त आयोग कोई सिफारिश नहीं करता है। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ये। पहला सही है, दूसरा गलत। राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसके सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इन सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, गलत है। पहला सही हो जाएगा, दूसरा आपका सही है। ठीक है, दूसरा आपका सही हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करें, राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 राज्य सूचना आयुक्त होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एक जो है मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 जो है अन्य इसके सदस्य होते हैं। एक जो है अध्यक्ष होता है, और उसके साथ साथ जिनकी नियुक्ति एक समिति की सिफारिश के बाद राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है, न कि राष्ट्रपति द्वारा। और इस समिति में जो अध्यक्ष और राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो होते हैं। उसके साथ साथ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष होते हैं, और मुख्यमंत्री द्वारा नामित राज्य का एक कैबिनेट मंत्री होता है, जिसके द्वारा मिल करके एक समिति बनती है, और इसकी सिफारिश पर जो राज्यपाल है वह राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुसार 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने, खादान या अन्य किसी जोखिम युक्त कामों में नहीं लगाया जाएगा। संविधान द्वारा बाल श्रम को अवैध घोषित करने व शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाने से देश में शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है यह अर्थपूर्ण हुआ है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा आपका सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, इसमें जो आयु दिया गया है 12 वर्ष नहीं बल्कि 14 वर्ष है। ठीक है, 14 वर्ष है। और इसमें अगर हम बात करें, इसके द्वारा जो शिक्षा का अधिकार दिया गया था, 86वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार की बात की गई थी। ठीक है, और ऊपर बताया गया 2011, वो 2011 नहीं 2002 है। ठीक है, 2002 है। जो 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में किया गया था, न कि 2011 में। ठीक है, ऊपर बताया गया है वो गलत है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसकी स्थापना कार्मिक मंत्रालय की एक संकल्प के द्वारा किया गया है। इसके निदेशक की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति के द्वारा की गई है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है, पहला गलत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना जो है संथानम समिति की सिफारिश पर, संथानम समिति की सिफारिश पर 1963 में किया गया था, ठीक है। और गृह मंत्रालय के संकल्प द्वारा इसका गठन हुआ था, गृह मंत्रालय के संकल्प द्वारा इसका स्थापना किया गया था, न कि कार्मिक मंत्रालय के। तो पहला आपका गलत हो जाएगा, दूसरा सही है, ऑप्शन बी इसका सही है। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान्यायवादी की नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की होती है। और संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के कार्यकाल को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक, महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और इसकी पद को लेकर के संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। जैसे अन्य जो लोग हैं उनके बारे में प्रावधान है कि यह 5 वर्ष तक या फिर से 65 वर्ष या 70 वर्ष जो भी उम्र हो तब तक पद पर बने रहेंगे। महान्यायवादी के जो संदर्भ में ऐसा कोई भी प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है कि यह अपने पद पर कब तक बना रहेगा। ठीक है, उसमें बस यही है कि महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा। ठीक, तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान की 6ठी अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। राज्यपाल को अपने राज्य में किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प आपका गलत हो जाएगा, दोनों विकल्प गलत है। 6ठी अनुसूची की अगर हम बात करें तो 6ठी अनुसूची में केवल 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, 6ठी अनुसूची में इन्हीं 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है। और राज्यपाल द्वारा किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं किया जाता है, या जो घोषित करने का अधिकार है वह राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, दोनों विकल्प आपके गलत है। इसमें अगर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में जो प्रावधान किया गया है वह 5वीं अनुसूची में किया गया। ठीक है, 5वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति या फिर समितियां पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं? जीवीके राव समिति, थुंगन समिति, गाडगिल समिति या फिर थुंगन समिति या फिर गाडगिल, कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी समितियां जो हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। सभी समितियां पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। जैसे इसमें अगर इसकी हम बात करें, बलवंत राय मेहता समिति हो गया, अशोक मेहता, जीवीके राव समिति, एलएम सिंधवी समिति, थुंगन समिति और गाडगिल समिति, इन सभी समितियों का जो संबंध है तो पंचायती राज व्यवस्था से। जिसमें अगर हम बात करें बलवंत राय मेहता समिति, इनके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था स्थापित करने की बात की गई थी। अशोक मेहता समिति द्वारा द्विस्तरीय स्तर पर पंचायत के गठन की बात की गई थी और इन्होंने सिफारिश किया था कि जो SC/ST कम्युनिटी है, SC/ST कम्युनिटी है, इसको पंचायत में आरक्षण देने की सिफारिश जो है, आरक्षण देने की सिफारिश जो है यह किया गया था अशोक मेहता समिति द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, SC/ST को आरक्षण देने की सिफारिश जो है अशोक मेहता समिति ने की थी। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा था कि पंचायतों में जो राजनीतिक दल हैं इनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए। ठीक है, राजनीतिक दलों की भागीदारी को बढ़ाने की भी बात की थी। तो यह जो है सिफारिश अशोक मेहता द्वारा की गई थी। ठीक है, तीनों विकल्प आपका सही हो जाएगा, तीनों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति का सभापति निरपवाद रूप से सत्ता दल का नेता होता है? लोक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति या फिर प्रत्यायोजित विधान संबंधी समिति? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य जो हैं यह लोकसभा से लिए जाते हैं। ठीक है, इसमें सदस्यों की संख्या जो है अध्यक्ष सहित 30 होती है। ठीक, और इसके जो सभी सदस्य होते हैं लोकसभा से होते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संसद के दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा होता है। इसका उल्लेख संसद के सदन के कार्य नियम में किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दोनों विकल्प आपका गलत है। शून्यकाल की अगर हम बात करें, शून्यकाल जो है प्रश्नकाल के बाद का घंटा जो है शून्यकाल होता है। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। और इसका उल्लेख संसद के सदन के कार्य नियम में किया गया, यह भी आपका गलत है। ठीक है, संसद के सदन के कार्य नियम में इसका उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है, और अगर हम बात करें शून्यकाल, शून्यकाल जो है यह प्रश्नकाल के बाद आता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्नकाल जैसे जो है प्रश्नकाल की जो शुरुआत है यह 12 बजे से शुरू होती है और इसके बाद जो है आपका शून्यकाल आता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा।
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले में मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है और इससे सरकार की निंदा की जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। इससे सरकार नहीं बल्कि किसी मंत्री विशेष की निंदा की जाती है और यह जो है अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के किसी मुद्दे पर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। ठीक है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? संविधान में राज्यपाल के द्वारा विवेकानुसार कार्य करने की शक्ति कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़ करके दी गई है, जबकि राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई शक्ति का उल्लेख नहीं मिलता है। विधानसभा का आह्वान करने की शक्ति उसका विवेकाधिकार है। सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 जो अफस्पा है, या किसी राज्य के किसी क्षेत्र में लागू करने का जो अधिकार है ये भी राज्यपाल के पास है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 आपका सही है। 1 और 3 आपका सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, 1 और 3 हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? वह अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो। अध्यादेश जारी करने के राष्ट्रपति के फैसले पर न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प आपका गलत है। दोनों विकल्प जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों विकल्प गलत है। अध्यादेश अगर हम बात करें, राष्ट्रपति अध्यादेश दोनों नहीं, कोई भी एक सदन अगर सत्र में नहीं है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकते हैं और राष्ट्रपति उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। और अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति के फैसले पर न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें 1978 44वां संविधान संशोधन 1978 के पहले ऐसा प्रावधान था कि इसके द्वारा जो इस अध्यादेश जारी किया जाएगा उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा, लेकिन इसके बाद यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश पर असद्भाव यदि असंवैधानिक तरीके से अध्यादेश जारी किया गया है, इसकी आवश्यकता नहीं थी, तो फिर न्यायालय में इस पर क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार या फिर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और भारतीय अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकार जो आयोग है, इनके द्वारा अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति की शक्तियों तथा कार्यों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के समान होता है, जो सीनेट अर्थात अमेरिका का जो विधानमंडल है, उच्च सदन, उसके सभापति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए वह राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के दायित्वों का भी निर्वहन करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। जिस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है उस समय वह राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। अल्पसंख्यकों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? किसी समुदाय को केवल धर्म ही नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। अपनी संस्कृति का संरक्षण और विकास करने के लिए भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपके सही हैं, दोनों विकल्प जो है वो सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी। भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसको संविधान के 44वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। इनको लागू करने के संबंध में संविधान में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर यह उनकी शर्त पर संविधान हमें मौलिक अधिकार नहीं देता। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है, बाकी दोनों विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। यह 44वां नहीं बल्कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था और इसे लागू करने के संबंध में संविधान में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। और जैसे देखिए, ये अपेक्षा की जाती है, ऐसा संविधान में प्रावधान नहीं है, यह अपेक्षा की जाती है कि कोई व्यक्ति अगर अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो उसे मौलिक अधिकार मांगने का कोई हक नहीं है। ठीक है, यह जो है क्या है, यह बोला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तभी उसे मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे। तो यही इसमें कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर या उनकी शर्त पर संविधान हमें मौलिक अधिकार नहीं देता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर हम मौलिक कर्तव्यों का अनुपालन करेंगे तो ही हमें मौलिक अधिकार प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यह जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी पहला दूसरा गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 44वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था।
भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अर्थात दूसरा सही है, पहला गलत है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, न कि 44वें। बाकी दूसरा आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित वित्तीय आपात वापस लिए जाने तक अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा और वित्तीय आपात का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पहला सही है दूसरा गलत है। पहला सही है दूसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसे जो है एक बार जारी करने के बाद अनिश्चित काल के लिए इसे लागू किया जा सकता है। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें इसमें जो है वित्तीय आपातकाल का न्यायिक पुनर्विलोकन जो है यह हो सकता है, इसका भी प्रावधान किया गया है। इसमें जो इसका प्रावधान किया गया था, ठीक है, इसका जो प्रावधान किया गया था ये था कि अगर वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा जो है अतारांकित एवं पक्षपातपूर्ण तथा असंवैधानिक तरीके से इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है, तो इसका न्यायिक पुनर्विलोकन जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, पहला आपका सही है दूसरा गलत है। भारतीय संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधानों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? संवैधानिक संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। विधेयक को संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देना ही होगा या फिर वह सहमति को अपने पास संरक्षित रख सकता है, किंतु वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद में वापस नहीं कर सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तीनों विकल्प आपके गलत हैं। ठीक है, तीनों विकल्प गलत हैं। संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। और विधेयक को संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। यह भी ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं किया गया इसमें। अगर हम बात करें विधेयक जो है सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के विशेष बहुमत अर्थात जो है सदन के कुल बहुमत, उसके साथ साथ उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, ठीक है, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ठीक, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और तीसरे में क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देना ही होगा या फिर वह सहमति को अपने पास संरक्षित रख सकता है, किंतु वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद में वापस नहीं कर सकता। ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देनी होती है, यदि वह यथोचित विधायिका द्वारा विधिवत पारित किया गया है, वह न तो विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है, न ही वह संसद को पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन। इसमें पूछा है कि कौन सही नहीं है। ठीक है, तो 1, 2 और 3 तीनों हो जाएगा। ठीक, अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसका गठन सरकार या आयोग की सिफारिश पर किया गया था। प्रधानमंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत आने वाले राज्यों के राज्यपाल इस परिषद के सदस्यों में शामिल होते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद के अधिनियम भारत के सभी भागों में समान रूप से लागू होते हैं। अंडमान एवं निकोबार के लिए राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए किसी विनियमन का प्रभाव संसद द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम के समरूप होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, बाह्य क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है संसद, यह आपका सही है। और अंडमान और निकोबार के लिए राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए किसी विनिमय का प्रभाव जो है संसद द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम के समान होता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन पहला गलत है। इसमें कह रहा है कि संसद के अधिनियम भारत के सभी भागों में समान रूप से लागू होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कोई जनजाति क्षेत्र है तो वहाँ पे भी लागू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर जो है 2, 3 हो जाएगा, पहला गलत है। निम्नलिखित में से किन स्थिति या स्थितियों में किसी संसद सदस्य को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है? यदि वह स्वैच्छिक रूप से उस दल की सदस्यता छोड़ देता है जिसके टिकट पर वह सदन में निर्वाचित हुआ है, यदि वह नियत समय के अंदर अपने चुनावी व्यय का ब्यौरा देने में विफल होता है, यदि वह मनोनीत सदस्य 6 महीने की समाप्ति से पहले किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, या फिर यदि वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए विहिप जो दिशा निर्देश है उनका पालन करने में असमर्थ रहता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। ठीक है, कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। 1 और 4। ठीक है, 1 और 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सदन के नियमों में विहिप के पद का उल्लेख किया गया है। सदन के सदस्यों से विहिप द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है।
दूसरा सही है, पहला गलत है। यह सदन में भारत के सदन के नियमों में विहिप का उल्लेख किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। सदन में जो है विहिप के नियम का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। राजनीतिक जो दल हैं उनके द्वारा अपने जो दिशा निर्देश हैं वह जारी किए जाते हैं, जो उस राजनीतिक दल से के जो सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, उनके लिए, ठीक है, कि वह जो है इन विहिपों का जो दिशा निर्देश हैं उनका अनुपालन करें, ठीक है। ऐसा जो है सदन में प्रावधान नहीं है। तो दूसरा सही है, पहला गलत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद किसी भी राज्य को उसकी सहमति के बिना केंद्रीय कार्यपालिका का कोई भी कार्य सौंप सकता है। राष्ट्रपति किसी भी राज्य को उसकी सहमति से केंद्रीय कार्यपालिका का कोई कार्य सौंप सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपका सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। संसद सत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद सत्र किसी सदन की पहली बैठक और उसके सत्रावसान विघटन के बीच की अवधि को दर्शाता है। दो सत्रों के बीच की अवधि को सत्रावसान के रूप में जाना जाता है। दो सत्रों के बीच अधिकतम जो स्वीकार्य अंतराल है 3 महीने का हो सकता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा और तीसरा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। संसद सत्र जो है किसी सदन की पहली बैठक और उसके सत्रावसान विघटन के बीच की जो अवधि है इसको संदर्भित करता है। दो सत्रों के बीच की अवधि को सत्रावसान का गलत है। सत्रावसान मतलब उस सत्र को ही समाप्त कर देना, ठीक है, उस सत्र को ही समाप्त कर देना। तो जो सत्रावसान है यह संसद के विघटन या केवल लोकसभा के मामले में, राज्यसभा के मामले में नहीं होता है, ठीक है। सत्रावसान जो है तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी क्या कह रहा है कि तीसरे में कि दो सत्रों के बीच अधिकतम स्वीकार अंतराल जो है 3 महीने का हो सकता है। 3 नहीं, यह 6 महीना है, ठीक है, 6 माह है। अधिकतर जो समय सीमा है मतलब अंतराल है वो 6 महीने का हो सकता है, ठीक। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 10% से अधिक नहीं होगी। प्रधानमंत्री के मंत्री जो है प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो है गलत है, सभी विकल्प गलत हैं। इसमें जो मंत्रिपरिषद है प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल सदस्य संख्या है लोकसभा के 10 नहीं बल्कि 15% से कम नहीं होगा, ठीक है। 15% जो है 15% से अधिक नहीं होगा, ठीक है, 15% से अधिक नहीं। और इसका उल्लेख जो किया गया था वह 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। न्यूनतम का कोई निर्धारण नहीं किया गया, ठीक है। न्यूनतम के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि न्यूनतम कितना होगा, ठीक। बाकी जो मंत्री होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, न कि प्रधानमंत्री। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा नहीं बल्कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो तीनों विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय या परिषद इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है? राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद या फिर क्षेत्रीय परिषद? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा सही, चौथा गलत है। क्षेत्रीय परिषद जो है, क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता जो है यह गृह मंत्री द्वारा की जाती है, गृह मंत्री द्वारा, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी। 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल को दी जाने वाली सलाह की प्रकृति के संदर्भ में विचार कीजिए। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल के विवेकानुसार किए जाने वाले कृत्यों को छोड़ करके अन्य कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद की बात की गई है। कोई विषय राष्ट्रपति के विवेकाधीन है या नहीं इसके संबंध में जो है निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है और इसका निर्धारण अंतिम होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपके सही हैं, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 91वें संविधान संशोधन 2003 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया था? किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल शक्ति का 10% से अधिक नहीं होगा और इसने विभाजन के आधार पर दल बदल को संरक्षण प्रदान किया है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोनों विकल्प आपके गलत हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें राज्य विधानसभा में, राज्य विधानसभा की अगर हम बात करें तो इसमें जो है राज्य विधान परिषद या कैसे राज्य विधान मंडल की जो विधान परिषद है इसमें मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो है यह 15% से अधिक नहीं हो सकती और 12% से कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो राज्य विधान परिषद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अधिकतम और न्यूनतम दोनों क्राइटेरियों का उल्लेख किया गया है, लेकिन लोकसभा की जो विधानसभा है, विधानमंडल है, उसके अधिकतम का निर्धारण किया गया है लेकिन न्यूनतम का निर्धारण नहीं किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा राज्य की जो मंत्रिपरिषद है इसके अधिकतम और न्यूनतम दोनों का निर्धारण है, लेकिन केंद्र की जो संसद की मंत्रिपरिषद है इसके केवल अधिकतम का निर्धारण किया गया है और इसमें जो है विभाजन के आधार पर दल बदल को संरक्षण दिया गया, यह गलत है, यह गलत है। दोनों विकल्प आपका गलत हो जाएगा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा तथा विधानसभा की चुनाव प्रक्रिया हेतु फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाया गया है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में अन्य प्रत्याशियों की तुलना में जिसे अधिक वोट प्राप्त होता है उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपका सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही है। देखिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है इसके अंतर्गत ये है कि मान लीजिए दो राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके द्वारा चुनाव लड़ा गया है। कोई एक ए है और एक बी है, एक बी है। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि 50% जिसको वोट मिलेगा वह जो है चुनाव जीतेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ए को 10% वोट मिलता है और बी को 11% वोट मिलता है तो भी ये विजयी घोषित हो जाएगी। ठीक, तो वह सबसे अधिक जिसको वोट मिलता है वह सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर करके सामने आती है। ठीक है, और उसके साथ साथ वह चुनाव जीत जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोनों विकल्प आपका सही है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के विषय में कौन सा विकल्प सही है? इसमें राजनीतिक दल को प्राप्त मत के अनुपात में सीटों का आवंटन होता है। मतदाता राजनीतिक दल को मत देते हैं, उसके प्रत्याशी को नहीं। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं का चुनाव इसी प्रणाली के आधार पर होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कोड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा सही है, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यदि मंत्रिपरिषद के किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है, इसमें पूछा है कि कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प आपका गलत है। ठीक, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और इसमें किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया ही नहीं जाता है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव जो है किसी एक मंत्री के विरुद्ध नहीं लाया जाता है, पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आता है, न कि किसी एक मंत्री के विरुद्ध। तो दोनों विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मौलिक अधिकार निर्देशात्मक होता है, वहीं नीति निर्देशक तत्व आदेशात्मक। मौलिक अधिकार विशेष रूप से व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षण करता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व संपूर्ण समाज के हित को। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, मौलिक अधिकार निर्देशात्मक और नीति निर्देशक तत्व आदेशात्मक या गलत है। नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व जो है, नीति निर्देशक तत्व जो है इसमें राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि कानून बनाते समय या किसी कानून का निर्माण करते समय जो है नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखें और नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का राज्य प्रयास करें। ठीक है, इसमें कोई इसे आदेश नहीं दिया गया। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। व्यवसाय सलाहकार समिति बीएससी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक तदर्थ समिति है। लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग अलग बीएससी हैं। यह घर के कार्यक्रम और समय सारणी को नियंत्रित करता है। प्रधानमंत्री बीएससी के प्रमुख होते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है कोड के हिसाब से आपको बताना है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा सही है, अन्य सभी विकल्प जो है वो आपके गलत हैं। बीएससी जो बात है, बीएससी एक संसदीय अस्थायी समिति है और इसकी अध्यक्षता जो है क्रमशः लोकसभा में अध्यक्ष द्वारा और राज्यसभा में सभापति द्वारा की जाती है। लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग अलग होते हैं और यह जो है सभा कार्यक्रम और समय सारणी का नियंत्रण और नियमन करते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग अलग होते हैं। बाकी जो ये तदर्थ समिति नहीं, तदर्थ समिति क्या है? तदर्थ समिति वो होती हैं जिनका गठन किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। ठीक है, वही तदर्थ समितियां कहलाती हैं। जबकि बीएससी जो है यह एक अस्थायी समिति है जिसका गठन हर साल जो है हर सरकार के गठन के साथ इसका गठन किया जाता है। ठीक है, और यह घर के कार्यक्रम और समय सारणी को नियंत्रित करती है। घर के कार्यक्रम नहीं बल्कि जो समय सारणी है, ठीक है, यह समय सारणी संसद का सभा जो होता है सभा के समय सारणी को नियंत्रित करती है और इसकी जो अध्यक्षता की जाती है लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, स्पीकर द्वारा, और राज्यसभा में सभापति द्वारा। ठीक, राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक पर अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन से वीटो प्राप्त है, यह आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है संदिग्ध वीटो, पूर्ण वीटो, योग्य वीटो या फिर पॉकेट वीटो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 4। भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है संदिग्ध वीटो, ठीक है, और उसके साथ साथ पूर्ण वीटो और पॉकेट वीटो। ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 266 भारत के सार्वजनिक खाते के लिए प्रदान करता है। भारत के सार्वजनिक खाते के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? इसमें भविष्य निधि, बचत जमा और भारत सरकार द्वारा उठाए गए ऋण शामिल होते हैं। इस खाते से भुगतान संसदीय विनियोग के बिना किया जा सकता है। यह खाता कार्यकारी कार्रवाई द्वारा संचालित होता है। इसका सही आंसर क्या है?
इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 2 और 3 सही है, पहला गलत है। दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, पहला और गलत है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा लिए गए ऋण भारत की संचित निधि का हिस्सा होता है। ठीक है, लिया गया जो ऋण है वो भारत का संचित निधि का हिस्सा होता है, न कि सार्वजनिक खाता का। ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकसभा के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को संविधान निर्माताओं द्वारा पसंद क्यों नहीं किया गया? यह अत्यधिक महंगा था, यह द्विचुनाव आयोजित करने के लिए कोई भी गुंजाइश देने पर विचार करता, यह समाज के सभी वर्गों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देता, यह स्वतंत्रता के दौरान भारतीयों का बड़ा हिस्सा निरीक्षर था। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें कूट के हिसाब से आपको बताना है, वो हो जाएगा 1, 2, 4। ठीक, यह समाज के सभी वर्गों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देता है, यह गलत है। यह अत्यंत महंगा था, ये भी सही है। और यह दो चुनाव करने के लिए जो है गुंजाइश पैदा करता, ये भी आपका सही है। और उस समय भारत की अधिकांश जनता जो है निरीक्षर थी, अर्थात अनपढ़ थी, जिसके बाद यह चुनाव प्रणाली को नहीं समझ पाती। जैसे कि वर्तमान में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है उसकी बात करें, जो एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा होता है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा गलत। संसदीय समितियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? वे संवैधानिक निकाय हैं, वे राष्ट्रपति द्वारा समय और परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत हैं। संसदीय समितियां जो है यह क्या कह रहा है कि संवैधानिक निकाय, संवैधानिक नहीं, ये संविधानेतर हैं, अर्थात संविधान में इनका उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है, और अपनी प्रकृति के अनुसार संसदीय समितियां दो प्रकार की होती है, एक अस्थायी होती है, एक तदर्थ। अस्थायी समितियां वी होती हैं जिनका हर साल गठन किया जाता है, और तदर्थ वी समितियां होती हैं जिनको जो है किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिसका गठन किया जाता है, और उस उद्देश्य की प्राप्ति के बाद इन समितियों का विघटन हो जाता है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें कि वे राष्ट्रपति द्वारा जो है विभिन्न परिस्थितियों में इनकी आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित की जाती हैं, यह भी आपका गलत है। ठीक है, तो दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। राज्यसभा के उपसभापति के बयानों पर विचार करें। वह राज्यसभा के सभापति के अधीनस्थ है, वह भारत के राष्ट्रपति को एक लिखित इस्तीफा देकर के अपना कार्यकाल त्याग सकता है, वह राज्यसभा के लिए सीधे जिम्मेदार होता है। कौन सा विकल्प जो है राज्यसभा की उपसभापति के बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3। वह राज्यसभा के सभापति के अधीनस्थ नहीं होता है। ठीक, वह भारत के राष्ट्रपति को नहीं बल्कि जो भारत के सभापति हैं, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, इनको जो है अपना जो है वो क्या कहते हैं कि इसको इस्तीफा दे करके अपना पद त्याग सकता है। ठीक है, तो तीसरा सही है, बाकी दोनों विकल्प गलत है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में पारित एक प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है जिसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, अर्थात हटाने के लिए इस मामले में प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है। संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, सदन की कुल सदस्यों की अधिकांश, सदन में रिक्त पदों को छोड़ करके सदन की कुल सदस्यों की अधिकांश, या फिर सभा में उपस्थित और मतदान करने वाले व्यक्तियों की अधिकांश संख्या। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सदन में रिक्त पदों को छोड़ करके सदन के कुल सदस्यों का जो अधिकांश हिस्सा है उसके द्वारा मिल करके जो मतदान दिया जाता है उसके बाद उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो राज्यसभा का प्रभावी बहुमत होता है और लोकसभा का साधारण बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। खाते पर वोट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बजट की सामान्य चर्चा समाप्त होने के बाद इसे पारित किया जाता है। अनुदान की मांगों पर चर्चा से पहले इसे पारित किया जाता है। संसद को वोट पर खाते के संबंध में अग्रिम रूप से कोई भी अनुदान देने के लिए अधिकृत किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प आपके सही हैं। 10वीं अनुसूची के तहत किसी भी राज्य में विधायिका के सदस्य को अयोग्य घोषित करने की जो शक्ति है किसके पास है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, अध्यक्ष या फिर सुप्रीम कोर्ट? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अध्यक्ष के पास है। ठीक है, अध्यक्ष अर्थात दल बदल के आधार पर जो सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण किया जाता है वह अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ऑप्शन सी। मनी बिल के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसे विधानसभा के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसे सरकारी विधेयक माना जाता है, विधान परिषद 14 दिनों तक धन विधेयक के अधिकतम लंबित से पारित कर सकता है, राज्यपाल को इस विधेयक के संबंध में संदिग्ध वीटो प्राप्त है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा सही है। यह सरकारी विधेयक होता है और विधान परिषद अधिकतम इसे 14 दिनों तक रोक सकती है। ठीक है, दूसरा तीसरा सही है, बाकी दोनों विकल्प आपका गलत है। जब केंद्र सरकार किसी विशेष राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देती है तो इसका मतलब क्या है? जब जो केंद्र जो है किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देती है तो इसका मतलब ये होता है कि इसके बाद जो केंद्रीय सहायता का बड़ा प्रतिशत जो है अनुदान के रूप में होता है। ठीक है, अनुदान के रूप में दिया जाता है। जैसे अन्य राज्यों को अगर यह ऋण के रूप में दिया जाएगा तो विशेष दर्जे वाले राज्य को यह अनुदान के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक आदिवासी सलाहकार परिषद की स्थापना या तो अनुसूचित क्षेत्र में की जा सकती है या राज्य में अनुसूचित जनजाति की हो सकती है, लेकिन दोनों में नहीं। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए लागू कानून 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। भारत में अनुसूचित क्षेत्र वे हैं जो स्वदेशी अल्पसंख्यक द्वारा बसे हुए हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, तीनों विकल्प आपके सही हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आंचलिक परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंचलिक परिषदों ने संसद में अपने मूल को छोड़ दिया है। क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का एक तार्किक परिणाम था। इसे अलगाववादी प्रवृत्ति का विरोध करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और वे राज्य की सामाजिक और आर्थिक योजना पर सिफारिश करते हैं। इसका सही आंसर क्या है? कोड के हिसाब से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। भारत के संविधान के अनुसार यदि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध के आधार पर कानून बनाता है तो ऐसा कानून केवल संसद द्वारा संशोधित या निरस्त किया जा सकता है। केवल संबंधित राज्य द्वारा संशोधित या निरस्त किया जा सकता है। संसद या संबंधित राज्य द्वारा संशोधित निरस्त, संबंधित राज्यों की सहमति से केवल संसद द्वारा संशोधित या निरस्त। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसे जो है केवल संसद द्वारा इसमें संशोधन या फिर इसे निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल को अस्वीकार करने का प्रस्ताव केवल लोकसभा द्वारा पारित किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 को कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही लागू किया जा सकता है। एक साधारण बहुमत राष्ट्रपति या राष्ट्रीय आपातकाल को एक साधारण बहुमत राष्ट्रीय आपातकाल को अस्वीकार करने के लिए एक प्रस्ताव पारित करने के लिए पर्याप्त है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा सही है। अनुच्छेद 356 को कैबिनेट की लिखित सिफारिश। देखिए, पहली बात तो ये कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 356 में राष्ट्रीय आपातकाल नहीं बल्कि राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन की बात की गई है, न कि राष्ट्रीय आपातकाल की। तो दूसरा आपका वैसे गलत हो जाएगा। और राष्ट्रीय आपातकाल को अस्वीकार करने का प्रस्ताव केवल लोकसभा द्वारा पारित किया जा सकता है। ये बात सही बात, बिल्कुल सही बात है। और एक साधारण बहुमत राष्ट्रीय आपातकाल को अस्वीकार करने के लिए एक प्रस्ताव पारित करने के लिए पर्याप्त होगा। ये भी आपका सही है कि लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राज्य विधायिका या तो लंबित होगी या फिर भंग किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर के सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। संसद राज्य का बजट पारित कर सकता है और संसद राज्य के शासन के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। कोड के हिसाब से बताइए सही आंसर क्या होगा? कोड के हिसाब से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 3, 4। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 इन मौलिक अधिकारों का जो निलंबन नहीं होता है वह राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो अनुच्छेद क्या कहते हैं 20, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जिसमें प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके अन्य जो मौलिक अधिकार हैं उनका निलंबन हो जाता है तुरंत। ठीक है, इसके अंदर राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वह जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है इसका निलंबन तुरंत हो जाता है। ठीक, तुरंत हो जाता है। और अगर राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए या फिर राष्ट्रपति को यह लगे कि अन्य जो मौलिक अधिकार हैं उनका निलंबन भी जरूरी है तो अनुच्छेद 20 और 21 के मौलिक अधिकारों को छोड़ करके अन्य जो मौलिक अधिकार हैं उनको राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। ठीक, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। और इसका जो उल्लेख किया गया था यह 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया था। ठीक है, और इसके साथ साथ अनुच्छेद 358 जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है यह तुरंत सक्रिय हो जाता है और इसी के तहत जो है अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकार जो दिए गए उसका निलंबन हो जाता है। ठीक है, बाकी अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके अन्य जो मौलिक अधिकार हैं उनका निलंबन अगर करना है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत अन्य जो मौलिक अधिकार हैं उनका निलंबन भी कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। और इसमें भी एक क्राइटेरिया है कि अनुच्छेद 20 और 21 का जो निलंबन है वह बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह और युद्ध के कंडीशन में ही हो सकता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा 1, 3, 4। ठीक, निम्नलिखित संवैधानिक निकायों में से निम्न में से किसकी वित्तीय स्वायत्ता नहीं है? चुनाव आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग या फिर सुप्रीम कोर्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चुनाव आयोग।
ठीक है, चुनाव आयोग जो है इसका उल्लेख वित्तीय स्वायत्ता प्राप्त इसको नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक सेकेंड, ऑप्शन बी है, मतलब चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते हैं? मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के सदस्य, ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष, जिला स्तर पर एक पंचायत का अध्यक्ष। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के सदस्य जो है यह अप्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार, अटॉर्नी जनरल या फिर सॉलिसिटर जनरल। आपको बताना है कौन संवैधानिक निकाय है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2-3। ठीक है, 2-3 अर्थात भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार और अटॉर्नी जनरल यह जो है संवैधानिक है। बाकी संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग यह संवैधानिक नहीं है, और सॉलिसिटर जनरल का पद इसका भी जो है संविधान में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2 और 3। सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रीय आयोग अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से किस समुदाय के लिए संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एंग्लो इंडियन या फिर अन्य पिछड़ा समुदाय। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है इसका सही है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें अनुच्छेद केवल 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4 या फिर 1, 3, 4, यह क्वेश्चन इसके ऑप्शन जो दिए गए ना वो गलत है। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो गलत है। इसमें कह रहा है कि किसके संबंधित मामले की जांच की जा सकती है। इसमें अगर हम देखा जाए तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, इन तीनों का प्रावधान जो अनुच्छेद 338 में मिलता है। ठीक है, जैसे अनुसूचित जाति 338, अनुसूचित जनजाति 338 ए। ठीक है, और जो अन्य पिछड़ा समुदाय है 338 बी। ठीक है, तो यह जो है 1, 2, 4 सही होना चाहिए। ठीक, ये ऑप्शन जो है वो गलत दिया है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संवैधानिक रूप से अनिवार्य निकाय कौन सा है? राज्य वित्त आयोग, राज्य चुनाव आयोग, जिला योजना समिति या फिर ग्राम सभा। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3, 1, 2, 3। राज्य वित्त आयोग, राज्य चुनाव आयोग और जिला योजना समिति, यह जो 74वें संविधान संशोधन जो द्वारा जोड़े गए थे। बाकी ग्राम सभा की बात करें तो यह 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन हो जाएगा आपका 1, 2, 3। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार न्यायगर पालिका के दायरे में 18 कार्यात्मक वस्तुएं रखी गई हैं। उन वस्तुओं में से कौन सी वस्तुएं संबंधित राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनिवार्य हैं? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? भूमि के उपयोग और भवन के निर्माण का विनियमन, घरेलू औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पानी की आपूर्ति, अग्नि सेवाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही या तो अंग्रेजी भाषा में या हिंदी भाषा में आयोजित की जानी है। सभी बिलों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों और उपनियमों आदि के आधिकारिक ग्रंथों को अंग्रेजी भाषा में अनिवार्य रूप से प्रकाशित किया जाना है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, सर्वोच्च न्यायालय की जो बात की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही या तो अंग्रेजी भाषा या हिंदी भाषा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरा आपका सही हो जाएगा, पहला गलत है। सर्वोच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियाँ जो है अनिवार्य रूप से अंग्रेजी भाषा में होंगी। बाकी हिंदी भाषा में भी हो सकती हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा में होंगी, अनिवार्य रूप से इसका प्रावधान किया गया। ठीक है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के मूल क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित में से कौन से सदस्य नहीं आते हैं? इसमें जो है रक्षा सेवाओं के नागरिक कर्मचारी, नागरिक कर्मचारियों को छोड़ करके रक्षा बल के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक, संसद का सचिवालय कर्मचारी, कौन जो है केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। रक्षा सेवाओं के नागरिक ये आते हैं, लेकिन यह जो रक्षा बल से संबंधित हो या फिर से सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के जो सेवक हों, ठीक है, या उसके बाद जो है संसद सचिवालय के जो कर्मचारी हों, या इसके अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के संविधान के तहत एंग्लो इंडियन प्रावधान के बारे में कौन सा विकल्प सही है? राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करना होता है। किस राज्य के राज्यपाल एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को राज्य विधानसभा में नामित कर सकता है यदि समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो? कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत है। इसमें क्या करें कि राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनयन करेगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर जो है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का जो प्रतिनिधित्व है वह ना हो, उस कंडीशन में राष्ट्रपति नियुक्त करता है तो, ठीक है, न कि
किसी भी, न कि अनिवार्य रूप से करता है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी दूसरा ऑप्शन जो है आपका सही है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा कि वर्तमान समय में जो एंग्लो इंडियन का 2 लोकसभा और 1 राज्यों की विधानसभा में जो मनोनयन होता था, इसको समाप्त कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त किया गया था, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। संविधान के अनुच्छेद 371 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कुछ राज्यों के लिए उनकी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुसार संविधान कुछ विशेष अधिकार की व्यवस्था करता है। यह अनुच्छेद पूर्वोत्तर राज्यों के विशिष्ट इतिहास और संस्कृति वाली जनजाति बाहुल जनसंख्या निवासी स्थानों के लिए है। इस अनुच्छेद द्वारा मिले विशेष अधिकारों के द्वारा ये पूर्वोत्तर की जनजातियाँ अपनी सांस्कृतिक इतिहास को बनाए रख सकती हैं और इन राज्यों में पूर्वोत्तर के असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। इसका बताना है कि कौन सा विकल्प आपको सही है, कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल संविधान में अधिकरण के संबंध में विस्तृत रूप से व्याख्या किया गया है और 323 क जो कि प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है और 323 ख जो कि अन्य मामलों के प्राधिकरण से संबंधित है, इसका उल्लेख किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। मूल संविधान में अधिकरण से संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं किया गया, ठीक है, कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। इसे 42वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 14 क के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। तो पहला सही गलत है, दूसरा सही। अनुच्छेद 371 का 371 ख और 71 ग, इसमें जो है किन राज्यों का उल्लेख किया गया, किन राज्यों को विशेष दर्जा देने की बात की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 371 ए या फिर क में नागालैंड, ख में असम और ग में मणिपुर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से आपको सम्मिलित करने की बात की गई है, ठीक है। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था। एलम सिंधवी समिति का जो गठन है वह किया गया था 1986 में। जीवीके राव समिति का गठन जो है यह किया गया था 1985 में और गाडगिल का 1988 में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2 3 1 4 ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक शहरी शासन का प्रकार नहीं है? नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, जिला योजना समिति। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जिला योजना समिति, या इसका भाग नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है और राज्य निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही क्या पूछा, कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा गलत है, ठीक है। पहला सही है, दूसरा गलत। राज्य निर्वाचन आयोग जो है यह अखिल भारतीय नहीं बल्कि क्षेत्रीय संस्था है जो उस राज्य के अंतर्गत ही कार्य करती है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के कार्यों का प्रावधान किया गया है? 315, 20, 21 या फिर 319। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित संवैधानिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था अर्ध न्यायिक निकाय नहीं है? वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संघ लोक सेवा आयोग। इसमें किससे क्या पूछा है कि कौन जो है संवैधानिक संस्थाओं में से एक अर्ध न्यायिक निकाय नहीं है? तो संघ लोक सेवा जो आयोग है यह अर्ध न्यायिक निकाय नहीं है। बाकी वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग इसके पास जो है अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में शक्तियाँ प्राप्त हैं, ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित प्रश्नों पर देखिए, नीति आयोग न तो सांविधिक निकाय है और न ही संवैधानिक। इसकी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही और आर्य की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ आयोग हैं और उनका गठन कब किया गया था उसे सम्मिलित करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो है यह किया गया था 1992 में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो गठन है 2007 में किया गया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था 1993 में। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन 2004 में किया गया था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा विकल्प सही है? आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा जब उनकी उम्र 70 वर्ष हो तब तक होता है। आयोग ऐसे किसी मामले की जांच के लिए अधिकृत नहीं है जिससे घटित हुए 1 वर्ष से अधिक समय हो गया हो। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कौन सा विकल्प इसका सही है ये आपको बताना है। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दोनों विकल्प आपके सही है, ठीक है। जो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वह मतलब जो
कह सकते हैं कि चर्चा में जो होते हैं, जो मामले होते हैं जिनको घटित हुए 1 साल से कम समय हुआ है, इनको उठाती है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें अभी क्या है कि 2015 के पहले इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो कार्यकाल है 5 वर्ष हुआ करता था, ठीक है। लेकिन इसमें संशोधन के माध्यम से जो है इसे घटा करके 3 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। वर्तमान समय में 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो, ठीक। तो दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। सीबीआई की स्थापना कब की गई थी? सीबीआई की जो स्थापना है ये कब हुआ था? सीबीआई का स्थापना हुआ था 1963 में, ठीक है, गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा। लोकपाल लोकायुक्त की अवधारणा किस देश में सबसे पहले आई थी या किस देश से ली गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वीडन से लिया गया, ठीक है। और स्वीडन में इसे ऑम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगर भारत की हम बात करें, भारत में सबसे पहले जो लोकायुक्त का गठन किया गया था वह महाराष्ट्र में किया गया था। कब किया गया था? 1971 में, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। सहकारी समितियों के निदेशकों की जो अधिकतम संख्या होती है वो कितनी होती है? इनकी संख्या जो अधिकतम होती है 21, ऑप्शन बी। कोंकणी मणिपुरी नेपाली को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं सूची में शामिल किया था? 21वें, 92वें, 71वें या फिर 61 में? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोंकणी मणिपुरी नेपाली को 71वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? 8वीं सूची में जोड़ा गया था। इसे अगर याद करना हो 71वें संविधान तो आप नमक से याद कर सकते हैं, ठीक है, नमक से याद कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? कोंकणी हो जाएगा, ठीक है, मणिपुरी और नेपाली, इन्हें 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन जो है इसके माध्यम से सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक। और जो आपका 92वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। तो तीनों याद रखिएगा, तीन जो संशोधन हुए हैं और इनके माध्यम से किस भाषा को 8वीं सूची में जोड़ा गया था? 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को, 71वें संविधान संशोधन द्वारा नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को, और 92वें संविधान संशोधन द्वारा 92वें संविधान संशोधन द्वारा जो है आपका जो है जोड़ा गया था, जो वो है आपका जे बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। इसे आप BDMS से याद कर सकते हैं, ठीक है, BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत शामिल नहीं है? तमिल, तेलुगु, मलयालम या फिर कोंकणी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें कोंकणी शामिल नहीं है, ठीक है। अगर हम शास्त्रीय भाषाओं की बात करें तो वर्तमान समय में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 है, जिसमें तमिल, जिसे 2004 में जोड़ा गया था, ठीक है, 2004 में। उसके बाद है आपका संस्कृत आता है, संस्कृत, इसे जोड़ा गया था 2005 में जोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद है आपका तेलुगु जो है इसे जोड़ा गया था 2008 में, तेलुगु को 2008 में। और इसी के साथ जो है उसी वर्ष कन्नड़ भाषा को जोड़ा गया था, इसे भी 2008 में जोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद है आपका मलयालम है और इसे 2013 में जोड़ा गया था। फिर है आपका ओडिया है, जिसे 2014 में जोड़ा गया था, ठीक है। तो यह 6 आपकी शास्त्रीय भाषाएं हैं। किसे कब जोड़ा गया था याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, कोंकणी इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? शास्त्रीय भाषा घोषित करने का जो आधार है लगभग 15 से 2000 वर्ष पुरानी भाषा होनी चाहिए। 2019 के आम चुनाव जो है 16वां आम चुनाव था। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया और आपातकाल का जो प्रावधान है 18 में दिया गया है। इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 2019 का जो आम चुनाव था यह 16वां नहीं बल्कि 17वां चुनाव था, ठीक है। तो यह जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक, बी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस सिफारिश पर की गई थी? किस समिति की सिफारिश पर? CBC की स्थापना जो किया गया था किसकी सिफारिश पर किया गया था? यह जो है संथानम समिति की सिफारिश पर जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी। पोर्टफोलियो प्रणाली को संवैधानिक मान्यता किस अधिनियम द्वारा मिली थी? पोर्टफोलियो प्रणाली को संवैधानिक मान्यता भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा दिया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? अखिल भारतीय सेवा का जो जनक है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुई है? क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा, राज्य पुनर्गठन 1956 द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का स्थापना किया गया था, ऑप्शन बी। केंद्रीय सूचना आयोग का स्थापना कब हुआ था? केंद्रीय सूचना आयोग का स्थापना किया गया था 2005 में। राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?
इनकी अधिकतम संख्या 10 हो सकती है। ठीक है, कितनी हो सकती है? 10। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष है वह राज्य का मुख्यमंत्री होता है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य आपदा प्रबंधन, जिसमें टोटल जो है 9 सदस्य होते हैं। 9 सदस्य होते हैं इसमें, और इसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री द्वारा। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के निदेशक के कार्यकाल की जो अवधि है कितनी निर्धारित की गई है? इनके कार्यकाल की अवधि जो है या 2 वर्ष निर्धारित की गई। देखिए, इसके कार्यकाल भी पहले 5 वर्ष का हुआ करता था, लेकिन 2019 में इसमें संशोधन के माध्यम से इसे कम करके 2 वर्ष कर दिया गया। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये नए जो कुछ बदलाव किए गए हैं उनसे रिलेटेड हो सकता है कि क्वेश्चंस देखने को मिले आपको। केंद्रीय सतर्कता आयोग को निम्नलिखित में से किस वर्ष सांविधिक दर्जा दिया गया था? केंद्रीय सतर्कता आयोग को 2003 में जो है सांविधिक दर्जा दिया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन जो है सही क्रम में लगाया गया है? देखिए, इसमें जो अगर हम बात करें, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, यह हो जाएगा आपका। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किसने संविधान का परिचय पत्र कहा था? संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? संविधान का परिचय पत्र जो है N.A. पलकीवाला ने संविधान की जो प्रस्तावना है इसको संविधान का परिचय पत्र कहा था। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था? एसआर बम्बईवाद 1994। एसआर बम्बईवाद 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को निम्नलिखित में से कौन से कथन किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कौन से विकल्प सही है? व्यक्ति पर बाह्य प्रतिबंधों का अभाव, व्यक्ति की आत्मा अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार, अपनी संभावनाओं का विकास, अपनी रचनात्मकता का विकास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में सही है। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के कार्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? सरकार पर प्रतिबंध आरोपित करना, नागरिकों पर प्रतिबंध आरोपित करना, समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को अभिव्यक्त करना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प आपके सही हैं। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आशय है स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है। इसका सही कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है अर्थात ए जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी दूसरा आपका सही है, पहला गलत है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आश्रय है स्वेच्छाचारिता नहीं, उत्तरदायित्व का अभाव नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व और स्वेच्छाचारिता ये जो है इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला गलत है। राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह किसी भी प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के संदर्भ में इसकी शक्ति लोकसभा की अपेक्षा कम होती है। यह संसद को राज्य के विषय पर कानून बनाने की अधिकार दे सकती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल 3 सही है। यह किसी भी प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है, गलत है। इसके द्वारा जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है और राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लाया जाता है उस कंडीशन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियाँ समान होती हैं। ठीक है, सरकार की अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है जबकि प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प आपके सही। ठीक, नेक्स्ट देखिए, 1991 तक 21 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिकों को वयस्क भारतीय माना जाता था। वयस्क मताधिकार समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत के अनुरूप है। विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल दूसरा सही है। ठीक है, वयस्क मताधिकार समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत के अनुरूप है। ठीक है, यह आपका सही है। बाकी पहला और तीसरा जो है यह आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यह 1991 नहीं 1989 के पहले जो है जब तक 61वां संविधान संशोधन नहीं किया गया था तब तक वयस्कता का जो आधार है वो 21 वर्ष माना जाता था, लेकिन इसके बाद जो है वो 18 वर्ष हो गया और विधानसभा का चुनाव लड़ने की जो आयु है वह 30 वर्ष नहीं बल्कि 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक,
भारत में चुनाव प्रणाली की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? एक निर्वाचन क्षेत्र से कोई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है। प्रत्येक दल को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें प्राप्त होती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल दूसरा सही, बाकी पहला और तीसरा गलत है। एक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि जो है चुनाव जीतता है, न कि दो। ठीक, और बाकी प्रत्येक दल को प्राप्त मतों के अनुपात में जो है सीटों का आवंटन किया जाता है। ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो केवल बी सही हो जाएगा, पहला तीसरा गलत है। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में संविधान में समाविष्ट किया गया। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के संबंध में प्रावधान किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। मौलिक कर्तव्यों को लागू करने का उल्लेख जो है संविधान में नहीं किया गया और इसे 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, न कि 44वां। ठीक, तो दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? संसाधनों का समान वितरण, सामाजिक न्याय, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। आपको बताना है कौन जो है नीति निर्देशक तत्व हैं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी जो है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कर सकता है? आयोग जेल में कैदियों की स्थिति का अध्ययन कर सकता है। कैदियों के मानवाधिकार का उल्लंघन होने की स्थिति में स्वयं मुकदमे की सुनवाई कर सकता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है। ठीक है, इसमें जो है पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। इसके द्वारा जो है स्वयं मुकदमे की सुनवाई किया जा सकता है या गलत है, इसके द्वारा यह कार्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, बाकी अगर इसे यह लग रहा है कि किसी व्यक्ति या किसी कैदी के मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इसके संदर्भ में यह आवाज़ उठा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। पंजाब और बंगाल का बंटवारा भाषा और नस्ल के आधार पर हुआ था। इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा विकल्प गलत है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा गलत है पहला सही है। ठीक है, दूसरा गलत है पहला सही। पंजाब और बंगाल की अगर हम बात करें, इसका जो बंटवारा है धार्मिक बहुसंख्यक जो लोग थे उनके आधार पर हुआ था। ठीक है, जैसे जिस क्षेत्र में जिस धर्म की बहुलता थी उसे जो है अलग उस धर्म से रिलेटेड एक वो बना दिया गया था। ठीक है, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में बांध और सिंचाई के क्षेत्र में अत्यधिक निवेश पर बल दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने संरक्षणवाद की नीति को त्याग दिया और मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो है कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है। ठीक है, मुक्त व्यापार की नीति कब अपनाई गई थी? जब एलपीजी रिफॉर्म आया था। ठीक, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक, उस समय। तो पहला आपका सही है दूसरा गलत है। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानून और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है या प्रभावित हो रहा है। तब कौन सा रीट जारी किया था? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश या फिर उत्प्रेषण। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उत्प्रेषण रीट या उत्प्रेषण सॉरी परमादेश रीट। ठीक है, परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं कि तुम वह कार्य करो जो कार्य करना तुम्हारे लिए उचित है, या कह सकते हैं कि जो कानून के रूप में तुम्हें कार्य करना बताया गया है कि यह कार्य तुम्हें करना है और वह कार्य करने से तुमने मना कर दिया है, वो कार्य करने के लिए जो है परमादेश रीट जारी किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था और भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को औपचारिक रूप से लागू किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प आपके गलत हैं। भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को और अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक, समता के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि के समक्ष समता, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, रोजगार के अवसरों में समानता, छुआछूत का अंत या फिर उपाधियों का अंत। कौन जो है समता के अधिकार के अंतर्गत आता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी जो है समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में। ठीक है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 में। रोजगार के अवसरों की समानता यह जो है 16, छुआछूत अनुच्छेद 17 और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल है? आस्था और प्रार्थना की आज़ादी, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की शक्ति, अल्पसंख्यकों को भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन
ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 1 2 4 1 2 4 1 2 4। अल्पसंख्यकों को भाषा और संस्कृति संरक्षण का जो अधिकार है इसे यह प्राप्त है किस में, इसका जो बात किया गया है यह दिया गया है आपके अनुच्छेद 29 और 30 में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। मान लीजिए आप एक कपड़ा व्यापारी हैं और आप अपने व्यवसाय में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, तब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपको कोई भी व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता दी गई है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, जिसमें कहा गया है कि कोई भी वित्तीय उपजीविका व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पदों का उल्लेख भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची में किया गया है। राज्यसभा के सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, लोकपाल एवं लोकायुक्त, किसका उल्लेख किया गया है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। इसमें लोकपाल लोकायुक्त का उल्लेख नहीं मिलता है, बाकी चारों का उल्लेख किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। इस सेवाओं के निर्माण की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 312 में दी गई है। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1950 में पारित किया गया था। भारतीय वन सेवा का प्रबंधन व पर्यावरण मंत्रालय करता है। राज्यसभा किसी नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है। कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और चौथा सही है, बाकी अन्य सभी विकल्प गलत है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। लोकायुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए योग्य होना चाहिए। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष होता है। कौन सा विकल्प सही है। इसका देखिए जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं, लेकिन वर्तमान समय में लोकायुक्त का जो कार्यकाल है वो 8 वर्ष नहीं है बल्कि 5 वर्ष है, कम करके 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, छावनी बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। छावनी बोर्ड के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसका गठन कार्यकारी संकल्प द्वारा किया जाता है। यह रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसकी स्थापना छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या हेतु नगर पालिका प्रशासन के लिए किया जाता है। यह एक सांविधिक निकाय है। कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका गठन कार्यकारी संकल्प नहीं बल्कि छावनी बोर्ड का गठन केंद्र सरकार द्वारा छावनी बोर्ड अधिनियम 1924 के तहत किया जाता है। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। इसकी स्थापना 1964 में किया गया था। यह एक सांविधिक निकाय है और संघ लोक सेवा आयोग की तरह यह भी एक परामर्शी निकाय है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग है CBC जो है, इसके बारे में सभी विकल्प आपके सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था बजट निर्माण में शामिल नहीं होती है। वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों का विभाग या फिर वित्त आयोग। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, अर्थात इन सभी के द्वारा जो है बजट का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किन से मिलकर के होता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री, संघ शासित राज्यों के प्रशासक और नीति आयोग के सदस्य। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्राप्त क्षमादान अधिकार के मध्य अंतर के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। राज्यपाल कोर्ट मार्शल द्वारा सुनाई गई सजा को माफ कर सकता है किंतु राष्ट्रपति नहीं। राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है किंतु राज्यपाल नहीं। राज्यपाल मृत्युदंड को माफ कर सकता है किंतु राष्ट्रपति नहीं, या फिर राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल को माफ कर सकता है किंतु राज्यपाल नहीं। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है लेकिन राज्यपाल नहीं, सही है। और राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल के संदर्भ में भी सजा को माफ कर सकता है लेकिन राज्यपाल नहीं। तो दूसरा और चौथा आपका सही हो जाएगा, दूसरा चौथा ऑप्शन है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि इसमें स्टेटमेंट जो है थोड़े लंबे दिए गए थे। ठीक है, तो इसलिए जो है वीडियो लंबा हो गया। बाकी आप लोग देखिए और बताइएगा कि जो है वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और बाकी यानी जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो आपको आते रहेंगे, और करंट अफेयर वाले सेक्शन को भी अच्छे से कवर किया जाएगा। आज या कल में आ जाता है वो आपका घटना चक्र जो वार्षिकी करंट अफेयर है, तो उसे प्रॉपर कवर किया जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दे दिया करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।